नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 7 अगस्त से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं और कार्रवाई की शुरुआत नियम 280 के तहत विधायकों की तरफ से जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार से संबंधित कैग की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगी। दिल्ली सरकार में आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह टाइम बाउंड और आसान नागरिक सेवाओं से संबंधित दिल्ली विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान निरसन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। सदन में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर बधाई प्रस्ताव की चर्चा भी जारी रहेगी। महिलाओं के कल्याण से जुड़ी ये योजना सत्र के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। सत्र के दौरान 2023 की कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 2019 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में राजस्व वसूली, प्रशासनिक कामकाज और खर्च में कथित अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट पेश की थी। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेर सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, साइकिल खरीद और चावल से जुड़े कथित मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकती है। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थिंक इंडिया के सहयोग से आयोजित पहली नेशनल ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवा प्रतिभागियों और छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने युवा साथियों से बातचीत में उनके विचारों और अनुभवों को जाना, साथ ही कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं को कानून और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक और न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने में युवा कानूनविदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन के माध्यम से विद्यार्थियों को अदालत में बहस, तर्क और कानूनी प्रक्रियाओं की व्यवहारिक समझ विकसित करने का अवसर मिला। समापन समारोह में प्रतिभागियों और आयोजकों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के विद्यार्थियों में न्यायिक समझ, तार्किक क्षमता और प्रभावी वकालत के कौशल को बढ़ावा देना रहा। साथियों, आप सबको सबसे पहले तो बधाई देती हूँ कि आज की जो अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिली है, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत और एक बड़ा प्रोसीजर था। सालों से दिल्ली की ढेर सारी समस्याएं आपस में उलझी पड़ी है और इन धागों को सुलझाने वाला कोई नहीं था। केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग, निगम में अलग, तो काम तो होता नहीं था। दोषारोपण जरूर होता था कि ये काम मेरा नहीं है, निगम का है, इसलिए निगम से पूछो। निगम कहती थी स्टेट का है और स्टेट कहता था सेंट्रल सपोर्ट नहीं है। आपस में लोग उलझे रहते थे। पहली बार दिल्ली में एक इस तरह का माहौल बना है जहां तीनों लेवल पे गवर्नमेंट जब एक विजन के साथ काम कर रही है तो धीरे धीरे करके दिल्ली की सभी समस्याएं सुलझना शुरू हो गई है। और ये बधाई देती हूँ मैं दिल्ली की जनता को, जिन्होंने अपने एक वोट की ताकत से दिल्ली में ये सौभाग्यशाली दिन दिया जब सेंटर के सपोर्ट से स्टेट चल रहा है और स्टेट के सपोर्ट के साथ में नगर निगम काम कर रहा है। कुछ बटा हुआ नहीं है, कुछ भी बटा हुआ नहीं है, ना फंड, ना योजनाएं, ना नीतियां, ना विजन। सब लोग एक वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए। ये जो लीगेसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं यमुना की सफाई, कहीं सड़कों में गड्ढे तो कहीं गड्ढों में सड़क, कहीं जल भराव तो कहीं पॉल्यूशन, ये सालों से ये समस्याएं हम लोग सुनते सुनते बड़े हो गए। हमने हमेशा यही सुना कि भाई कूड़े के पहाड़, कूड़े के पहाड़, पर कभी आप लोगों ने सोचा कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया? कोई एक दिन का तो काम है नहीं कूड़े के पहाड़। क्यों सालों से ये डंपिंग ग्राउंड बढ़ते गए, कूड़े के पहाड़ बनते गए, पर किसी ने इसके समाधान की ओर नहीं सोचा? ऐसा क्या हुआ जो एक साल में, मात्र एक साल में ये कूड़े के पहाड़ खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में आयोजित तीज महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने
2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। तीज महोत्सव के दौरान दिल्ली हाट में पारंपरिक संस्कृति और लोक रंगों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तीज के गीतों व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज जैसे त्योहार हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति से लोगों को जोड़ते हैं। उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का भरोसा भी दिलाया। देखो, मैंने अपनी दिल्ली की बहनों को दिल्ली लक्ष्मी योजना दी है, जिसमें जरूरतमंद बहनों को 2500 रुपए महीना दिया जाए। तो मैंने तो बड़ी बहन का फर्ज अदा किया। मैंने तो दिल्ली की बेटियों को विद्या वाहिनी यानी 9वीं क्लास की हर बच्ची को साइकिल देने का अपना वायदा निभाया है। मैंने तो दिल्ली की बेटियों को लखपति बिटिया योजना दी है, ताकि जन्म से लेकर जब तक वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करे तो उसके। वहीं सेक्टर 148 अंडरपास के से सामने आई एक तस्वीर ने नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 10 से जुड़ा बताया जा रहा है। एक और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी शहर के विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेक्टर 148 अंडरपास की मौजूदा तस्वीर जमीनी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संबंधित अधिकारी नियमित रूप से मौके का निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर संसाधन और बजट उपलब्ध है तो अंडरपास की ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को समय समय पर ग्राउंड पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। चिंता की बात यह भी है कि कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन अन्य स्तरों पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आने से पूरी व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री के विश्वस्तरीय नोएडा के विजन को जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण के मुखिया इस मामले का संज्ञान लेकर जिम्मेदारी तय करते हैं या नहीं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले में सीबीआई ने करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पेपर लीक को कथित तौर पर एक संगठित और बहुराज्यीय साजिश बताया है। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में बिचौलियों, अभ्यर्थियों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जुड़े कुछ विषय विशेषज्ञों की कथित भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने जांच के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए हैं। एजेंसी का दावा है कि परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री को कथित तौर पर लीक कर बिचौलियों के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। अब राउस रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अदालत के रुख पर छात्रों, अभिभावकों और परीक्षा से जुड़े लोगों की नजर बनी हुई है। वहीं थाना भवन में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा और सहायता के उद्देश्य से शांतिवीर हॉस्पिटल के तत्वाधान में सेवा एवं जलपान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों के लिए पेयजल, जलपान और आवश्यक सहायता की समुचित व्यवस्था की गई। कांवड़ यात्रा में शामिल होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों ने शिविर में पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाया। हॉस्पिटल की ओर से सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने कांवड़ियों का स्वागत किया और उन्हें जलपान कराया। साथ ही यात्रा के दौरान उनकी आवश्यकताओं में सहयोग किया गया। आयोजकों ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से सेवा शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सेवा, सहयोग और श्रद्धा की भावना से शिव भक्तों की मदद करना सभी का दायित्व है। शांतिवीर हॉस्पिटल की इस पहल की क्षेत्रवासियों और कांवड़ियों ने सराहना की। शिविर में शांतिवीर हॉस्पिटल के एमडी विकास राणा, अर्जुन राणा, रवि राणा, मनोज राणा, राजीव राणा, डॉक्टरों सहित समस्त महिला स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बयान को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों और धर्मगुरुओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर स्थित सहाय इस्लामिक लाइब्रेरी में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों और धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी खालिद कासमी ने की। बैठक में उप मुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई। मौलाना कारी खालिद कासमी ने इस दौरान मदरसों के इतिहास और देश की आज़ादी में उनकी भूमिका को दर्शाने वाला पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मदरसों ने शिक्षा के साथ साथ देश की आज़ादी के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उत्तर प्रदेश इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार अली और मौलाना कारी खालिद कासमी ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि मदरसे शिक्षा, अमन और भाईचारे का संदेश देते हैं। बैठक में मुस्लिम समाज ने मांग की कि उप मुख्यमंत्री अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें और मदरसों के इतिहास व भूमिका को समझें। यहाँ आइमाए मसाजिद उलमाए शहर मुजफ्फरनगर की एक बहुत ही अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी का 2-3 दिन पहले जो बयान आया था कि हिंदुस्तान के मदरसे हों, चाहे बांग्लादेश के मदरसे हों, चाहे पाकिस्तान के मदरसे हों, वो अघोषित आतंकवादियों के अड्डे या फैक्ट्री हैं। उन्होंने इस तरह से बात कही थी, जिसको लेकर हम सबको एक एहसास हुआ, दिल में एक उस बयान को लेकर एक पीड़ा हुई, तकलीफ़ हुई कि संवैधानिक पद पर रहकर एक शख्स ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो ना तारीख़ से मेल खाता है और ना मदारिस के किरदार और ख़िदमत से मेल खाता है। मदारिस तो वो हैं जो आबादियों के बीच में हैं। कोई कस्बा, कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मदरसा नहीं है, और मदरसा आबादी के बीच में है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर ट्रेनिंग हो रही है, आतंकवादी पल रहे हैं, तो आबादी के बीच में कैसे ये सब हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद ये है कि मदारिस का किरदार क्या है समाज के लिए, मुल्क के लिए और हमारे माशरे के लिए। मदरसे जो हैं इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क के समाज में उनका किरदार बहुत अहम रहा है। हमारे देश के निर्माण में, विकास में, तरक्की में हमारे देश के जो मदरसे हैं वो हमेशा देश के और सरकार के साथ रहे हैं, और सरकार के जितने अच्छे प्रोग्राम आते हैं उन्हें पैगाम आवाम तक पहुंचाने में मदरसों का एक अहम सहयोग होता है। मदरसों के ताल्लुक़ से अगर किसी को कोई गलत फहमी है, उसको चाहिए कि वो निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो मदारिस के इतिहास का मुताला करें, अध्ययन करें। मदरसों का किरदार बहुत साफ़ है, और मदरसों ने इस मुल्क की आज़ादी से पहले भी और इस मुल्क की आज़ादी के बाद भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, और देश के अंदर, हमारे देश के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करने में मदरसों का बहुत बड़ा किरदार रहा। वहीं श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक यादव एवं पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने रविवार को थाना बाबरी क्षेत्र में कांवड़ मार्गों और संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कांवड़ मार्ग, शिविर, विश्राम स्थल, पेयजल, चिकित्सा सहायता केंद्र, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिगेटिंग, यातायात और डायवर्जन व्यवस्था को परखा गया। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। डीएम और एसपी ने शिव भक्त कांवड़ियों से संवाद कर उनकी कुशलक्षेम जानी और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर संतोष जताया। एसपी एनपी सिंह ने पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी के साथ सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखने को कहा गया। अधिकारियों ने आपसी समन्वय से काम करते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 के गांव माधापुर में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में सपा के वरिष्ठ नेता पदम सिंह जाटव ने ग्रामीणों से संवाद कर सामाजिक, राजनीतिक और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार
और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं से भी पार्टी नेताओं को अवगत कराया। सपा नेता पदम सिंह जाटव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई को लगातार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझना पीडीए पंचायत का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीणों से आपसी भाईचारा मजबूत बनाए रखने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पंचायत में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव मादापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली पीडीए पंचायत, पीडीए चौपाल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की नीति और विचारधारा को समाज के जन-जन तक पहुंचाने का कार्य समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता व नेतागण। वहीं सावन मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति से पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आ रहा है। रविवार को थाना भवन के पट्टी चौधरान से युवा कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से डाक कांवड़ लेने के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने के दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। हरिद्वार रवाना होने से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने कांवड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी शिव भक्तों को सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही भगवान भोलेनाथ से सभी कांवड़ियों पर अपनी कृपा बनाए रखने की कामना की। इस दौरान कांवड़ियों में हरिद्वार जाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए यात्रा का शुभारंभ किया। पूरे जोश और श्रद्धा भाव के साथ डाक कांवड़ लेने के लिए अपने गंतव्य की ओर वो रवाना हुए। कांवड़ियों ने कहा कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव के प्रति आस्था के साथ डाक कांवड़ लाना उनके लिए विशेष धार्मिक अनुभव है। यात्रा को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल बना रहा। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन हापुड़ में सामने आए एक वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ रोड पर कांवड़ियों के स्वागत के दौरान बुलडोजर का इस्तेमाल किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी और महिलाएं बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान बुलडोजर से फूल बरसाए गए। वायरल वीडियो में कई कांवड़िए बुलडोजर के नीचे से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी मशीनरी के नीचे से गुजरते शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके कांवड़ियों को बुलडोजर के नीचे से गुजरने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठता दिखाई नहीं दे रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह का जोखिम भरा स्वागत कार्यक्रम कैसे होने दिया गया, ये बड़ा सवाल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के बीच शामली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांदला पुलिस की चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना खंद्रावली पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर तेज गति से आए युवक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान इनाम उर्फ धुरी पुत्र अफजल निवासी आर्यपुरी कैराना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 32 बोर की पिस्टल, खोखा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बदमाश कैराना थाने में दर्ज जानलेवा हमले में मामले में वांछित था। उसके खिलाफ शामली में विभिन्न थानों में 42 मुकदमे दर्ज हैं। 6 बजे के आसपास खंद्रावली चौकी है, वहाँ के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं इस समय कांवड़ का महीना चल रहा है, तो जगह जगह पुलिस लगी हुई है। उसी समय एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजरी। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, तो उसने पुलिस पर जानलेवा फायर किया और वहाँ से भागी। पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी। जब घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ उसका नाम इनाम धुरी सनाफ अफजल है, जो कि मूलतः आर्यपुरी कैराना का रहने वाला है। यह एक बहुत ही शातिर बदमाश है। इस पर 40 से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है। साथ ही यह हमारे कैराना थाने में एक जानलेवा हमले में पूर्व से वांछित भी चल रहा है।
वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद पुलिस का श्रद्धालुओं के स्वागत और सम्मान का अलग अंदाज देखने को मिला। इंदिरापुरम के एसीपी सूर्यबली मौर्य कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। इस दौरान शिव भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। वायरल वीडियो में एसीपी सूर्यबली मौर्य स्वयं कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते और उनका स्वागत करते दिखाई दिए। आस्था के इस पावन अवसर पर पुलिस अधिकारी का यह अंदाज कांवड़ियों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की। बताया गया कि चौहान परिवार का कांवड़ सेवा शिविर पिछले 36 वर्षों से लगातार कांवड़ियों की सेवा करता आ रहा है। इसी शिविर के माध्यम से इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के स्वागत, पुष्प वर्षा, प्रसाद वितरण और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने चौहान परिवार की वर्षों से चली आ रही सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार कांवड़ियों की सेवा में जुटा है और इस बार भी शिविर में भोजन, प्रसाद सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वागत पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। एसीपी की पुष्प वर्षा सेवा और श्रद्धा की भावना का उदाहरण बनी। सर, कांवड़ यात्रा जो है आखिरी चरण पे है और आज आप लोगों द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किया गया है, प्रसाद वितरण किया गया है। सर, किस तरीके से ये प्रसाद वितरण किया है और पुष्प वर्षा की गई है? देखिए, पावन श्रावण मास के प्रारंभ होने से ही कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब आज 9 तारीख है, अगले जो 11 तारीख को महाशिवरात्रि है, जल चढ़ेगा। इसके तहत लगातार कांवड़ियाँ, अभी हम खोड़ा थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, यहाँ पे लगातार कांवड़ियाँ जो फरीदाबाद, हरियाणा और दिल्ली के हैं लगातार जा रहे हैं। इसी क्रम में उनके इस पावन यात्रा में जो उनके द्वारा कष्ट उठाए गए हैं, उनको एक सम्मान के लिए हमने उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया और भोजन का वितरण किया गया। और यहाँ पर चौहान परिवार द्वारा लगातार कांवड़ का कई वर्षों से लगातार कांवड़ शिविर का आयोजन किया जाता है और उस शिविर के माध्यम से ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। पुलिस और पुलिस मित्र और जो डीबीएफ की टीम है, सभी का पूरा इस यात्रा में लगातार सहयोग रहा है और पूरी तरह यात्रा सफल संपन्न कराने के लिए पूरी पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद और खासकर सर्किल इंदिरापुरम की फोर्स लगातार अपने प्रयत्न कर रही है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में एक युवा बीटेक छात्र की अनोखी तेजस बाइक कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छात्र ने खुद बैटरी से चलने वाली एक कांवड़ तैयार की है, जिसे देखने के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से मेरठ की ओर कांवड़ लेकर निकले छात्र अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी अनोखी कांवड़ को महज 3 दिन में तैयार किया है। इसमें मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और हेडलाइट लगाई गई है। कांवड़ को हल्का रखने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है। अक्षय के मुताबिक इसे तैयार करने में करीब 45,000 रुपये खर्च हुए हैं। उनका दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर बाइक करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र अक्षय ने बताया कि वो ऐसी कांवड़ बनाना चाहते हैं जिसे देखकर लोग याद रखें। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों के लिए उपयोगी और अनोखे तरीके से किया जा सकता है। अक्षय के साथ उनके 4-5 साथी भी कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। उनकी तेजस बाइक कांवड़ इस समय लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।